हेलो एंड वेलकम टू बीपीटीआर पावर्ड बाय अभिमन्यु आईज। माय नेम इज निहारिका वालिया और मैं आज आपके साथ में ऊपर ESICDD एंड आज हम बात करने वाले हैं और सादा क्वेश्चंस की रिगार्डिंग अकाउंटिंग। टिल नाउ हमारा ESICDD का कंप्लीट कोर्स हैज़ बीन लाइव। वो स्टार्ट हो चुका था 12 सितंबर 2021 से, यानी अभी भी हमारे पास लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस जो हैं वो अभी भी चल रही हैं। इफ़ यू हैवंट रिव्यूड आवर कोर्स येट तो प्लीज़ इसको एक बार रिव्यू कीजिए, जहाँ पर आपके पास ट्रायल भी अवेलेबल है। सो यू कैन गो अहेड एंड चेक इट आउट। उसके अंदर आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आप उसको वीडियोस देख रहे हैं, आपको कितनी समझ में आ रही है। उसके बाद आप आराम से डिसीजन ले सकते हो वेदर यू वांट टू गो अहेड विद इट और यू वुड लाइक टू डू समथिंग एल्स देयर। ठीक है, सो देन आपके पास ये पर्टिकुलर कोर्स अवेलेबल है। सो गो अहेड एंड चेक इट आउट। चलिए आगे बात करें। नेक्स्ट हमारे पास सबसे पहला क्या आ जाता है? सबसे पहला क्वेश्चन ये कहता है, इन विच ऑफ द कॉस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ इक्विटी कैपिटल इज कंप्यूटेड बाय डिवाइडिंग द डिविडेंड। डिविडेंड को आप किससे डिवाइड कर रहे हैं? डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर और नेट प्रोसीड्स पर शेयर। ये किस मेथड के अंडर इसका इस्तेमाल किया जाता है? क्या वो प्राइस अर्निंग मेथड है? क्या वो एडजस्टेड प्राइस मेथड है? या एडजस्टेड डिविडेंड मेथड है? या डिविडेंड यील्ड मेथड है? सबसे पहली बात, जब डिविडेंड इंपॉर्टेंट हो गया तो इसके केस में क्या करेक्ट हो जाएगा? द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज okay, the correct answer is dividend yield method. There is some issue there, so the next question comes here. तो चलिए उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। द कॉस्ट ऑफ शेयर कैपिटल वुड बी बेस्ड अपॉन द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग्स ऑफ द कंपनी। हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो किस पर बेस्ड होगा? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग्स पर। रीजन क्या हो जाएगा? जहां पर हमारे पास क्या हो जाता है रीजन के अंदर? ओके, रीजन में हमारे पास आता है ईच इन्वेस्टर एक्सपेक्ट्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ अर्निंग्स वेदर डिस्ट्रीब्यूटेड और नॉट फ्रॉम द कंपनी इन हुज शेयर्स ही इन्वेस्ट्स। अब यहाँ पर क्या होगा? असर्शन आपके पास दी हुई है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो किस चीज पर बेस्ड होती है? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग्स पर। और इसके पीछे रीजन वो बोलते हैं कि हर एक जो हमारा इन्वेस्टर है वो अपना पैसा खुद मांगता है। उसको भी होता है कि कंपनी उसके साथ में कुछ ग्रो करे, वेदर डिस्ट्रीब्यूटेड और नॉट। उसके पास अपनी इन्वेस्टर को किसी ना किसी फॉर्म में अपने लिए अर्निंग्स तो चाहिए ही होती हैं। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग। क्या ए सही है और ट्रू फॉल्स है? ए ट्रू है, आर फॉल्स है, या A इज फॉल्स एंड R इज ट्रू, या A और R दोनों ट्रू है लेकिन R उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, या A और R बोथ आर ट्रू एंड R इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। द करेक्ट आंसर टू दिस इज डी। दोनों के दोनों करेक्ट भी हैं और हमारे पास R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन एज वेल। हाउ डू वी डिफाइन दिस? यहाँ पर रीजन में आपके पास क्या है? हर एक इन्वेस्टर एक्सपेक्ट करता है कि उसको इन्वेस्टमेंट जो है उसको अर्निंग्स कुछ तो मिले, चाहे उसको मिले या ना मिले। यानी अगर वो पैसा जमा हो गया और कंपनी ग्रो कर गई तो उसका कैपिटल गेन हो पाएगा, और अगर वो पैसा जमा ना हुआ, उसको अभी दे दिया, तो उसके पास अभी प्रेजेंटली ही इनकम हो जाएगी। तो मतलब द पर्सन कैन रिसीव मनी इन टू फॉर्म्स। वन इज इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड एंड सेकेंड इज इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल गेन्स। ठीक है, ये दो तरीके से एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पर्सन को पैसे मिलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे शेयर होल्डर्स की रिक्वायरमेंट्स है। Now the next question is gross margin जो हमारा होता है is added to cost of goods sold to calculate। क्या कैलकुलेट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं? Is it revenues, selling price or the unit price or the bundle price? जब हम ग्रॉस मार्जिन को यानी जीपी को ऐड कर देते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर, इट विल गिव अस द रेवेन्यू। ठीक है, हम वैसे यहाँ पर ना ये थोड़ा सा एक ऐसा पॉइंट है जिसमें ना आकर हो सकता है कि आपको लगे कि उसमें कोई ना कोई गड़बड़ है। द रीजन इज कि यहाँ पर हमारे पास ना ग्रॉस मार्जिन गिवन है। ग्रॉस मार्जिन के हिसाब से हमारे पास एक्चुअल में रेवेन्यूज बुक होता है, बट अगेन जब हम रेवेन्यू की बात करते हैं यहाँ पर नीचे सेलिंग प्राइस भी तो आ रहा है। तो वही एक दिक्कत है। हम ये मानकर चलें कि ये जो सेलिंग प्राइस है दिस इज अगर आपके पास रेवेन्यूज टर्म गिवन है तो वो एक बेटर ऑप्शन होती है, बिकॉज दिस इज हाउ यू मेक द मनी। सेलिंग प्राइस कैन बी द करेक्ट आंसर टू, तो टेक्निकली इसको इसके अंदर नहीं होना चाहिए। ठीक है,
तो ये दोनों सिमिलर टर्म्स हैं, तो इसीलिए हमारे पास क्या आ जाता है, रेवेन्यूज। तो हम यही मान सकते हैं कि वो सेलिंग प्राइस पर यूनिट होगा और यहाँ पर टोटल सेल्स की बात की जा रही है, जिसके बेस पर ये रेवेन्यूज बन रहे हैं। Next question says that the cost of capital may be defined as, cost of capital आप कैसे define कर सकते हैं? क्या cost of capital weighted average है सारे के सारे debts का, या rate of return expect किया जा रहा है जो equity का, या average IRR है किसी भी project का, या minimum rate of return है that the firm should earn? मतलब firm कहते हैं कि इतना तो earn कर सकती हूँ ना मैं, तो cost of capital exactly क्या है? जब हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करते हैं, दिस इज रिलेटेड टू द फैक्ट दैट कि ऑर्गेनाइजेशन का जो पर्टिकुलर पर्सन है वो कितना मिनिमम सोच ही रहा है, उसको इतना तो मिलना चाहिए, दिस इज व्हाट आई मिनिमम डिजर्व, यानी उसका मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न जो उस पर्टिकुलर पर्सन को अर्न करना ही चाहिए, दैट्स व्हाट यू पुट इन टर्म्स ऑफ मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न जो एक फर्म को अर्न करना चाहिए, दैट इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देखिए अगर कोई जितना हमारा शेयर होल्डर एक्सपेक्ट कर रहा है हम उसको उतना दे पा रहे हैं, तो इसका मतलब वो पर्टिकुलर पर्सन हमारी ऑर्गेनाइजेशन से खुश नहीं, बहुत खुश है, तो इसके कारण वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में स्टे करेगा। अगर हम उसको उतना दे नहीं पा रहे, वो कहता है सर तो मुझे एफडी में मिल जाता, तो आपके यहाँ पे पैसा क्यों लगाओ? तो वो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्टिंग वाली चीजें हैं उसको एक बार सोचिए कि वो उसका इम्पैक्ट तो यहाँ भी रहता है, ठीक है, तो ये आ गया। Okay, now the next question says which of the following variables is not known in IRR? इनमें से कौन सा है जो IRR में known नहीं है? Initial cash flows, discount rate, terminal inflows या life of the project? बताइए, which of the following variables is not known in IRR? IRR यानी internal rate of return, इनिशियल कैश फ्लोज हैं, डिस्काउंटेड रेट्स हैं, या टर्मिनल इनफ्लोज हैं, या लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। देखिए आईआरआर टेक्निकली कई चीजों से इंपैक्ट होता है, बट वो ना डिस्काउंट रेट से नहीं इंपैक्ट होता। आपको वो ऑर्गेनाइजेशन का इनिशियल कैश फ्लोज क्या है वो भी उससे इंपैक्ट होगा, देन जो आपका टर्मिनल इनफ्लोज है एंड में कितने आएंगे, आपके इनफ्लोज आए, आपके आउटफ्लोज कितने आए, कितने समय का प्रोजेक्ट है, वो सब चीजें आपके आईआरआर को इंपैक्ट डालती हैं। डिस्काउंट रेट जो होता है दैट इज समथिंग व्हिच यू आर गोइंग टू फाइंड आउट लेटर ऑन विद दिस पर्टिकुलर थिंग, तो आईआरआर में डिस्काउंट रेट उसका वेरिएबल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, एक फर्म डिटर्मिन्स द शेयर होल्डर्स वेल्थ, कैसे डिटर्मिन करती है एक फर्म कि हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने पैसा कमाया है? द नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड इन द फर्म, द बुक वैल्यू ऑफ द फर्म्स एसेट्स लेस द बुक वैल्यू ऑफ इट्स लाइबिलिटीज, या फिर द अमाउंट ऑफ सैलरी पेड टू इट्स एम्प्लॉयज, या मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ द फर्म। देखिए मार्केट प्राइस से हमें ये मिलता है कि मार्केट में हमारी नेटवर्थ क्या चल रही है, और ये जो सेकंड है कि अमाउंट ऑफ सैलरी जो हम पे कर रहे हैं ये तो एम्प्लॉयज की बात कर रहे हैं। द नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड इन द फर्म, ये हमारी एचआर के पॉइंट ऑफ व्यू से रिसोर्स की बात की जा रही है। तो जब हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से उठाते हैं तो हमारी बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स में से बुक वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज माइनस करोगे, इतनी उस ऑर्गेनाइजेशन की नेट वर्थ है विच इज इन द हैंड्स ऑफ द शेयर होल्डर्स। सो हाउ डू यू टेक इट? नेट वर्थ of share holders. So this is how you calculate the particular area, the book value of the firm's assets less the book value of the liabilities. Which of the following is not used to estimate the cost of capital? इनमें से किसका इस्तेमाल नहीं किया जाता टू एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल? एक्सटर्नल यील्ड क्राइटेरिया का इस्तेमाल नहीं किया जाता, डिविडेंड प्लस ग्रोथ मॉडल का इस्तेमाल नहीं किया जाता, देन हमारे पास में इक्विटी कैपिटलाइजेशन अप्रोच का इस्तेमाल नहीं किया जाता, या CAPM यानी कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। आपके पास क्या क्या है? एक्सटर्नल यील्ड, या फिर डिविडेंड, या फिर इक्विटी कैपिटलाइजेशन, या फिर कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज
एक्सटर्नल यील्ड क्राइटेरियन। CAPM मॉडल जो है वो इक्विटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है, साथ ही साथ इक्विटी का कैपिटलाइजेशन अप्रोच, ये भी अगेन आपकी इक्विटी के बेस्ड ही एक अप्रोच है। और डिविडेंड प्लस ग्रोथ, ये तो गॉर्डन मॉडल के साथ में लिंक किया जाता है, यानी ग्रोथ होती है आपके डिविडेंड के अंदर। जो आपका D1 होता है, जो भी आपके फ्यूचर में आने वाले पैसे हैं, वो D0 में ग्रोथ ऐड करके ही आया है। हर ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ एक्सपेक्ट करती है और उसी ग्रोथ के लिए काम भी करती है। So the correct answer here would be B. So यहाँ पर आपके पास मतलब जो B है वो भी इक्विटी का हिस्सा है, तो करेक्ट आंसर आपके पास A आ जाता है। यानी डिविडेंड यील्ड जो एक्सटर्नल यील्ड क्राइटेरियन है ये इक्विटी से लिंक्ड नहीं है। Next question says, in order to find out the equity under CAPM, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल के अंदर, which of the following is not required? क्या नहीं चाहिए? क्या बीटा नहीं चाहिए उसके अंदर? बीटा के बिना काम चल जाएगा? ये तो मार्केट के रेटेड होता है। देन आपके पास मार्केट रेट ऑफ रिटर्न, या फिर मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर, या रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट? बताइए, which of the following is not required? When we talk about this area, in order to find out the cost of CAPM, which of the following is not required? क्या नहीं चाहिए होता है इसके अंदर? The thing that is not required is beta, market rate of return, or the market price of equity, or risk free rate of interest. CAPM मॉडल को जब आप इस्तेमाल करते हैं, मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर इज नॉट रिक्वायर्ड इन टर्म्स ऑफ द CAPM मॉडल। एक बड़ा इंपॉर्टेंट मॉडल है। व्हाट विल डू इज कि वील डिस्कस दिस मॉडल इन द अपकमिंग क्लासेस, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है, एक ऐसा मॉडल जो आपके डेफिनेटली पेपर में पूछा जा सकता है। सो ये भी हम उसको कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। Okay, now moving on, payback period जो होता है, in which unexpected cash flows are discounted with the help of projected cost of capital is classified as। ये discounted payback है या फिर discounted rate of return है? क्या ये discounted cash flows है, discounted project cost है? इनमें से कौन सी चीज यहाँ पे इंक्लूड होती हुई दिखती है? payback period, the period after which the particular जिस समय के अंदर अंदर आपका प्रोजेक्ट आपको इनफ्लोज देने लगता है, तो हम उसको जब बात करते हैं in which an expected cash flow are discounted, उनको जिसमें डिस्काउंट किया जाता है, द करेक्ट आंसर हेयर वुड बी डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। मतलब जब हम बोलते हैं कि पे बैक पीरियड को जब आप निकाल रहे हो ना, वैसे तो इसके अंदर कभी डिस्काउंटिंग नहीं की जाती, जो नॉर्मल वाला पे बैक है, लेकिन जो डिस्काउंटेड पे बैक है उसके अंदर क्या किया जाता है, आप ना NPV निकालने के लिए आप एक डिस्काउंट फैक्टर का इस्तेमाल करते हो, और आप उसको क्या करते हो, आप आज के प्रेजेंट सिचुएशन तक उस पैसे को उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू तक लेकर आते हो, और फिर उसका डिस्काउंटिंग करते हो। अब जैसे 10 साल बाद अगर मैं बोलूँगा मुझे 10 साल बाद पता है 20,000 रुपये आएंगे, उस समय पर 20,000 की वैल्यू वो रहेगी जो आज है। जो हम अगर बात करते हैं 2010 से पहले की या 2001 से पहले की, तब 10,000 की जो वैल्यू थी वो आज की वैल्यू से अलग हो चुकी है। नहीं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का इम्पैक्ट को अगर आप देखते हुए चलो तो NPV का आपको एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। दैट मीन्स आपको इस चीज को वहां पर कवर करना होगा, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज स्टॉक होल्डर की वेल्थ को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? क्या होगा वो? नंबर ऑफ शेयर्स ओन्ड और करंट स्टॉक पर प्राइस पर शेयर, या नंबर ऑफ शेयर्स ओन्ड और मल्टीप्लाइड बाय करंट स्टॉक प्राइस पर शेयर, नंबर ऑफ शेयर्स ओन्ड मल्टीप्लाइड बाय द, ओके ये सेम ही आ गया, इसके सारे पॉइंट सेम ही आ गए। द करेक्ट आंसर इज दैट ओनली, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स ओन मल्टीप्लाइड बाय द करंट स्टॉक प्राइस पर शेयर, ये ना सब जगह सेम ही आ गया। देयर इज एन एरर विद द क्वेश्चन। द करेक्ट आंसर इज जितने आपके पास शेयर होते हैं मल्टीप्लाइड बाय उसका जो मार्केट प्राइस अभी चल रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास उतना अभी वो पैसा है। ओके, ये रहा आपके पास अगला क्वेश्चन। द कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल इज मोर देन द कॉस्ट ऑफ डेट। हमारी इक्विटी की वैल्यू ज्यादा होगी डेट से। कब? जब इक्विटी शेयर्स आर हाईली लिक्विड, या इक्विटी शेयर्स हैव हायर रिस्क देन डेट, और मार्केट प्राइस पर ऑफ इक्विटी शेयर इज हाईली वोलेटाइल, या फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी इज लेस देन डिबेंचर्स। कब हमारे पास ये इक्विटी कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है वो ज्यादा होगी कॉस्ट ऑफ डेट से? किस कारण ये ऐसा होता है कि हम बोलते हैं नहीं इक्विटी ज़्यादा कॉस्टली पड़ती है हमको डेट से? याद रखिए, डेट बढ़ता है तो फाइनेंशियल रिस्क बढ़ता है। जब आपके पास इक्विटी की बात करते हो तो इक्विटी
कि जो कॉस्टिंग है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी ज़्यादा क्यों पड़ जाती है? सिंपल सी बात है, इक्विटी वालों के ऊपर रिस्क ज़्यादा होता है। अगर कंपनी डूब गई तो डेट को तो अपना एसेट्स बेच के कुछ ना कुछ करके उसको अपना पैसा मिल ही जाएगा। इवन लिक्विडेशन के समय भी पहले प्रेफरेंस को पूछा जाएगा, और प्रेफरेंस से भी पहले डिबेंचर्स को पूछा जाएगा। इन डिबेंचर शेयर होल्डर से भी, सॉरी, डिबेंचर होल्डर से भी पहले कौन आ जाएगा? टैक्सेशन वाले आ जाएंगे, हमारे एम्प्लॉयज आ जाएंगे, कितने सारे लोग आ जाते हैं जिनका पैसा जा रहा होगा, और एंड में आकर बेचारों को पैसा मिलता है, क्योंकि इनका रिस्क ज्यादा होता है, इसीलिए इनकी कॉस्ट भी ज्यादा होती है। इक्विटी शेयर्स हैव हायर रिस्क देन डेट। दैट इज द करेक्ट आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। preferred dividend is the dividend by preferred stock multiplied by the flotation multiplied by 1 minus flotation cost is used to calculate। क्यों हमने उसको 1 minus flotation cost करते हैं? क्योंकि transaction cost of preferred stock आपको निकालनी है, फाइनेंस ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक आपको निकालना है, वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है, या कंपोनेंट कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक निकालना है। देखिए फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है? वेन एवर वी आर ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस आर शेयर्स इन द मार्केट, देयर वी नीड टू एड सम कॉस्टिंग देयर। होता है कि अब मैं अगर अपने शेयर्स मार्केट में इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ तो मुझे पीछे सीए से बात करनी है, मुझे सीएस से बात करनी है, मुझे खर्चा करना पड़ेगा ना पहले, तब जाकर मेरा काम हो पाएगा। सो आई हैव टू शेल आउट मनी टू गेन मनी। तो जो खर्चा आप करते हो मार्केट में अपने शेयर्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए, उसको हम बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। तो जब हमें फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करनी पड़ती है और वो जो प्रेफर्ड डिविडेंड है वो आप पे कर रहे हो, तो उस केस में आपके पास ये आ जाता है। Okay, just a second. So इस केस में हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाता है ये, कंपोनेंट कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, सो ये आ जाता है आपके पास इसका करेक्ट आंसर। सम इशू देयर, ठीक है, या ऐसा कंपोनेंट कॉस्ट ऑफ द प्रेफर्ड स्टॉक। सो व्हेन वी आर डीलिंग विद दीज क्वेश्चंस, प्यार से करने वाली चीजें हैं। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, सो वहां से जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर फर्दर डिटेल्स आप हमारे पोर्टल पर जा सकते हैं, वहां पर आपको बाकी डिटेल्स मिल जाएंगी। ओके, सो बस यहीं पे मैं अपनी क्लास खत्म करती हूँ। मैं आपको मिलूंगी अगली क्लास के अंदर विद सम मोर क्वेश्चंस। सो टिल देन प्लीज कीप ऑन प्रिपेयरिंग, बिकॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हम लर्न करते रहें ताकि वो अपनी तरफ से कमी ना रह जाए। थैंक यू।